चलो भाई, जो पहली बार आए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी हमने बहुत छोटे से 2 चैप्टर्स ख़त्म करे हैं, सब्सिडरी बुक्स और कैश बुक। ठीक है, जो आपका छूट गया है आप उसकी वीडियोस भी ले सकते हैं, नहीं तो आप अगर वेट करें तो बाद में दोबारा होगा एंड में। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, बाकी अभी आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू, जो आपने 11th में भी नहीं पढ़ा है मेरे हिसाब से। ये ज़रा चैप्टर नंबर 6 देखना, नाम देखना क्या लिखा है। पढ़ा है? डिलीटेड है? किसने किसने पढ़ा है? बस ये दो? तुम्हारे स्कूल वालों को तुमसे क्या खुंदक थी? कौन सा स्कूल था ये? वही 31 वाला ना? ICSC है? ओ दैट्स वाई। मम्मी पापा से नाराज हो जाओ, मैं कह रहा हूँ, एक साल बात ही मत करो, कहो हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो आज हम करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। टेंशन लेने की बात नहीं। तुम्हें कौन सा याद है? याद है थोड़ा बहुत? ये कब पढ़ा था, 11th या 12th? हाँ तो बढ़िया है ना, भूल चुके हैं, टेंशन नहीं लेनी है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें करेंगे आज हम। ठीक है, बेसिक्स शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप अपने नोट्स निकालिए, उसमें फ्रेश पेज खोलिए, लिखेंगे हेडिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे फिर से सेंटर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज और यहां पे हम क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन। अच्छा, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ लो पहले। अकाउंट्स इज अ सब्जेक्ट विच हैज अ फेयर अमाउंट ऑफ थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं, अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं। सो देर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट विल नीड टू बी रिटन। तो हम चीज़ें लिखेंगे भी। हम जब भी कोई चैप्टर शुरू करेंगे हम उसकी इंट्रोडक्शन लेंगे, समझेंगे, उसके टॉपिक्स के जो भी ट्रीटमेंट है वो लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज लिखेंगे, लेजर अकाउंट्स कैसे बनाने हैं वो देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करा करेंगे। जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे पेपर के लिए, जब आप रिवाइज कर रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके क्लास नोट्स रीड करेंगे। एक बार के लिए आपको याद आ जाएगा कि भैया क्या कराया था सर ने, कैसे कराया था, फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अंडरस्टूड? सो नाउ दीज नोट्स दैट वी आर मेकिंग आर वेरी क्रूशियल। पेपर से 1 महीना पहले मैं आपके घर नहीं आने वाला आपको रिवाइज करवाने वाला, आपको ये नोट्स ही फायदा देंगे। ठीक है, तो नोट्स पे ध्यान देना है, हमेशा ढंग के बनाने हैं, बढ़िया सुंदर, इतने बढ़िया बनाओ कि पेपर देने के बाद OLX पे बिक जाएं। समझ में आ रही है? चलिए, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। सबसे पहले, अब थोड़ी देर लिखना नहीं है आपने, सिर्फ ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। अब मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है राम, ये दूसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम है श्याम। मेरी हैंडराइटिंग और ड्राइंग तो आपने देख ही ली होगी कितनी बढ़िया। तुम्हें पता है मैंने 5वीं क्लास में ड्राइंग कंपटीशन में 3रा इनाम जीता। टोटल 4 पार्टिसिपेंट थे। हंसने की बात नहीं, मैं 1 से तो बेहतर था, 4 में से भी तो 3rd आया हूं। यार ये फिर एब्सेंट वाले जोक मार रहे हैं, बेकार लोग। अच्छा, राम है सेलर, इनकी दुकान है, ये सामान बेचते हैं। श्याम ने बोला भाई मुझे उधार में सामान देगा क्या? राम कह रहे हाँ ले जा, उधार में सामान ले जा।
तो इन्होंने इनको क्या दिया, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये बात समझ में आई? तो ये सेलर थे, तो ये कौन बन गए, बायर। ये बात समझ में आई? अब एक बात सोचिए, क्योंकि ये क्रेडिट सेल थी तो क्या आपस में इन्होंने एक दूसरे को पैसे देने हैं कि नहीं? नहीं, बाद में तो देने ही है ना। किसने किसके पैसे देने हैं बताइए? श्याम ने राम को पैसे देने। तो क्या मैं लिख दूं कि श्याम भैया हैं डेटर और राम भैया कौन बन गए, क्रेडिटर। ये बात समझ में आई? अब राम को ना थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो गया कि यार पता नहीं मेरे पैसे वापस आएंगे कि नहीं। मैंने तो ओरली वर्बली अग्रीमेंट कर लिया है और उसे क्रेडिट पे सामान दे दिया, इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन तो मैंने करी नहीं है। अगर ये मुझे पैसे ना दे तो मैं इसका क्या ही उखाड़ लूंगा, मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा इसे, कोर्ट कहेगा क्या सबूत है तूने सामान बेचा है, और वो भी उधार पे बेचा है, कोई लिखा पढ़ी करी है क्या? तो राम को तो डर सताना शुरू हो गया। तो राम ने सोचा आइडिया, राम ने कागज का टुकड़ा लिया। किसने लिया ये टुकड़ा? जिसने पैसे लेने हैं या देने हैं? सोचो आद्या जी, जिसने पैसे लेने हैं वो कागज का टुकड़ा उठा के ला रहा है, उस पे उसने लिखा बिल ऑफ एक्सचेंज और उसमें उसने लिख दिया ऑर्डर टू पे। भाई इसने पैसे लेने हैं तो ये आदेश देगा, तो इसने लिख दिया उस कागज पे कि श्याम तुम मुझे या मेरे कहने पर किसी और को, इस लाइन को ना बड़े ध्यान से सुनिए, कि तुम मुझे या मेरे कहने पर किसी और को इतने समय बाद इतनी रकम दोगे, क्या यह मंजूर है? मेरी बात समझ में आई? क्या लिख दिया राम ने? राम ने लिख दिया श्याम तुम मुझे या मेरे कहने पर किसी और को इतने समय बाद, जो भी समय है, मान लो 90 दिन का समय, 90 दिन बाद मान लो 10,000 रुपये का अमाउंट है, 10,000 रुपये दोगे, क्या तुम्हें मंजूर है? ठीक है, तो ये कागज इसने यहां भेजा, राम ने उस कागज पे अपने हस्ताक्षर कर दिए, श्याम ने सॉरी एक्सेप्ट कर लिया ना कि हाँ मैं दे दूंगा। जैसे ही ये एक्सेप्टेंस हुई, एक लीगल डॉक्यूमेंट अराइज हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता कौन है? पैसे देने वाला व्यक्ति या लेने वाला व्यक्ति? लेने वाला, क्रेडिटर बना रहा है, और वो उसमें क्या लिख रहा है? ऑर्डर। क्या दे रहा है? ऑर्डर। क्या करने का ऑर्डर दे रहा है? खाने का ऑर्डर दे रहा है अपना रेस्टोरेंट में बैठ के? नहीं, पैसे वापस करने का ऑर्डर दे रहा है। अच्छा, पैसे वापस करने के लिए कोई निर्धारित समय सीमा है कि नहीं है? है ना, कि भैया 3 महीने बाद पैसे देगा। अच्छा, किसको देगा ये बताया कि नहीं? या तो मुझे देगा या मेरे कहने पर किसी और को देगा। तो ये डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। आ गई ना? बहुत सिंपल सी है ना। यहां पे क्या हो रहा है, एक ट्रेड ट्रांजैक्शन हुई, सेल परचेज हुई, उसकी वजह से क्रेडिट क्रिएट हुआ। वो पैसे लेने हैं एक आदमी ने, दूसरे ने देने हैं। अब इसको रिटर्न में लाने के लिए हमने क्या किया, जिस आदमी ने पैसे लेने थे उसने कागज का टुकड़ा उठाया, उस पर अनकंडीशनल ऑर्डर लिख दिया। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अब करें? चलो, अब आप पेन वापस उठा लो। आपने तो सीधा डेफिनेशन तक हेडिंग बनाई है ना, राइट? तो चलिए डेफिनेशन में लिखना शुरू कर देते हैं।
It is an instrument it is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker. मेकर को अंडरलाइन करें, directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of only to or to the order of. भूषण जी पूछ रहे हैं डायरेक्टिंग के बाद क्या लिखा है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे a certain sum of money only to or to the order of, हो गया बेटा, of a certain person or to the bearer of the instrument. ठीक है जी, bearer of the instrument. अब आप नीचे ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे बेटा, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स जो भी हम क्लास में बनाएंगे सीरियसली लेना है उन्हें। बना लिया? अब इसके नीचे एक काम करेंगे, हेडिंग बनाएंगे, पार्टीज टू अ बिल। मतलब एक बिल ऑफ एक्सचेंज के सिनेरियो में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? दो लोग तो हमें पता ही है, राम और श्याम। पहले बिल बनाने वाले व्यक्ति की बात हो रही है, उसे क्या कहेंगे हम? ड्रॉर। जो व्यक्ति बिल बनाता है उसे क्या कहेंगे? ड्रॉर।
the party which makes the order is known as the drawer. ये बात समझ में आई बच्चों? ड्रॉर कौन है? राम और श्याम में से राम ड्रॉर है। फिर दूसरी पार्टी कौन है? ड्रॉई। ड्रॉई कौन होता है? द पार्टी विच accepts the order is known as drawee, या फिर हम इसे एक्सेप्टर भी कहते हैं। कौन कहते हैं? एक्सेप्टर भी कहते हैं। तीसरा व्यक्ति एक आएगा और इसे कहेंगे पेई। ठीक है? द पार्टी टू whom the amount has to be paid, the party to whom the amount has to be paid is known as the payee। बच्चों पैसे किसे मिलने हैं? राम कौन है? ड्रॉर। अब से हम ना सेलर बोलेंगे ना क्रेडिटर बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? ड्रॉर या ड्रॉई। ड्रॉर कौन है? जिसने बिल बनाया है और उसने पैसे लेने हैं क्योंकि उसने माल बेचा है। ड्रॉई कौन है? जिसने बिल एक्सेप्ट किया, जिसने सामान खरीदा है क्योंकि इसने पैसे पे करने हैं। पेई कौन होता है? पेई वो व्यक्ति है जिसे पैसे मिलने हैं। सर वो तो राम ही है। तो यानी ड्रॉर और पेई एक ही तो व्यक्ति हुआ। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि ड्रॉर ने क्या बोला बिल में कि तुम मुझे या मेरे कहने पर किसी और को पैसे दो। समझ में आई? आपका नाम क्या है? प्राची। अब मान लो प्राची, अब मान लो मैं राम हूं, ठीक है? आदित्य शाम की जगह आ गया। मैं राम हूं, यानी मैंने सामान बेचा आदित्य को, आदित्य ने मुझे पैसे देने। मैंने आदित्य से कहा, आदित्य बिल एक्सेप्ट करेगा? आदित्य कहता है हाँ सर कर लूंगा, लिखा पढ़ी अच्छी बात होती है। तो मैंने आदित्य के लिए बिल बनाया। मैंने कहा डियर आदित्य, आई ऑर्डर यू टू पे 10,000 rupees after 3 months to me or to my order to any other person or to the bearer। अभी मैं डेफिनेशन समझाऊंगा। तो अब मैं मान लो 3 महीने बाद मैं ही पैसे लेने आ गया, तो मैं ही ड्रॉर और मैं ही पे। बट अगर मान लो प्राची ने मुझसे पैसे लेने थे, ये मार रही थी मेरे को कि यार ये पैसा दे मेरा मोटे, बदतमीज बच्चे। तो मैंने इसको कहा यार मुझे मारने से क्या फायदा, मेरे पास तो पैसा है नहीं, एक काम कर, ये देख ये कागज का टुकड़ा है, इस पे आदित्य ने साइन किए, उसने माना है कि वो पैसे देगा 10,000 रुपये 3 महीने बाद, ये रख ले। तो अब 3 महीने बाद आदित्य के पास कौन जा रहा है? ड्रॉर
नहीं, कोई और जा रहा है ना, तो पेई ये व्यक्ति हो गया फिर। अच्छा, पेई ड्रॉर हो सकता है? हाँ। हमेशा ही होगा? नहीं। समझ में आई? इस प्रक्रिया को एंडोर्स करना कहते हैं। क्या करना कहते हैं? मैंने क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज को प्राची जी के नाम पे एंडोर्स कर दिया, इसलिए वो एंडोर्सी बन गई, और ऑब्वियसली पेई भी हैं। समझ में आई? तो पेई के आगे एक पंक्ति और जोड़ लेंगे, द ड्रॉर एंड द पेई कैन बी द सेम। ड्रॉर और पेई हमेशा सेम होंगे या सेम हो सकते हैं, मगर ऐसा जरूरी नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब चलिए वापस डेफिनेशन पे चलते हैं, पढ़ेंगे जरा। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। मेकर से ऐसे एरो निकालें। अब मुझे बताएं, ये जो मेकर व्यक्ति है ये है कौन? ये ड्रॉर है या ड्रॉई है? शाबाश। तो यहां लिख देंगे ड्रॉर। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, ये सर्टेन पर्सन कौन है? किसको डायरेक्शन दी जा रही है? एक्सेप्टर ना, यानी कि ड्रॉई टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। अब ये वाला सर्टेन पर्सन कौन है? नहीं, मेरे ऑर्डर पे या तो मुझे देगा या किसी और को। तो यहां पे ये जो सर्टेन पर्सन है, अगेन ये कौन है? ड्रॉर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक बार ये डेफिनेशन दोबारा से पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है जी, क्लियर है सबको? अच्छा, अब आगे इस लाइन को पढ़ते हैं। ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बेटा आप सबके पास थोड़े बहुत पैसे होंगे, मैं मांग नहीं रहा, टेंशन मत लो। हैं 10 20 50 रुपए, एक नोट है जेब में, निकालना नहीं है अभी, याद करना है। क्या उसके ऊपर कुछ लिखा होता है? नोट के ऊपर ऐसी कोई लाइन लिखी होती है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ? कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा अध्यक्ष? निकाल, नोट निकाल जेब से अभी। और जो बढ़िया नोट निकले वो मेरा नहीं चाहिए। ये क्या बेकार काम है? अरे कुछ 500 के नोट निकालो। ये 10 का ही है, देखियो भाई आदित्य, फिर रहने दे। मुझे लगा येलो येलो शायद 200 का होता तो भी मैं ले लेता। क्या लिखा है इस पे? लिखा है ऐसा, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ऐसा कुछ लिखा है। फिर इंग्लिश में भी लिखा होगा बेटे, इसके नीचे गवर्नर के साइन है। अब एक बात बताओ, सुनो, सरकार ने एक कागज का टुकड़ा उठाया, उस पर गांधी जी की फोटो चेपी, कह रहे पैसा है, हमने मान भी लिया। हमने मान भी लिया ना पैसा है। क्यों माना? क्योंकि इस वचन की वजह से सरकार ने हमें वचन दिया है कि 10 रुपए के बराबर वैल्यू वो हमें इस नोट के बदले देंगे। अच्छा एक बात बताओ, अब मेरी नजर इस 10 के नोट पे, अब मान लो क्लास खत्म होने के बाद जाते जाते मैंने इसकी पॉकेट मार ली और ये 10 रुपए मेरे पास आ गए। अब मैं मार्केट में जाऊंगा, किसी को 10 रुपए दूंगा, तो क्या वो मुझे कहेंगे अरे ये तो आप आद्या का नोट ले आए? या उस नोट की जो भी बेनिफिट है वो मुझे मिल जाएगा? मिल जाएगा ना, क्योंकि जो करेंसी होती है ना, करेंसी नोट्स, दे आर बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स? द वन हु इज बेयरिंग इट, होल्डिंग इट, इज कंसिडर्ड टू बी द ओनर। समझ में आ रही है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज कैन ऑल्सो बी मेड पेबल टू अ बेयरर। समझ में आ रही है? इज दैट ओके? तो अब देखो, जब मैं बिल ऑफ एक्सचेंज लिखूंगा तो मैं उसमें लिख दूंगा आदित्य को, आदित्य यहाँ तो मुझे पैसे दे दियो,
या तो मेरे कहने पे किसी को पैसे दे दियो, या फिर जो भी ये बिल लेके आए उसे पैसे दे दियो। तो मतलब क्या है, जिसके पास ये बिल है उसे पैसे मिलने हैं, धारक को यानी बेयरर को। लॉजिक समझ में आ गया? अब एक बार फिर से एक बड़ी डेफिनेशन फटाफट से रीड कर लेंगे। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker, maker माने drawer, directing a certain person, यहाँ पे certain person है drawing, to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person यानी कि drawer or to the bearer of the instrument. Is that clear? Done है? चैप्टर का नाम देखें आपने, हेडिंग क्या बनाई? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, है ना? अच्छा, अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमने करनी है वो हमने प्रॉमिसरी नोट की करनी है। किसकी डेफिनेशन कर रहे हैं भैया अब हम? प्रॉमिसरी नोट। मैं फिर से एक बार डायग्राम बना रहा हूं, ये सीधा ही खड़ा है, नाच नहीं रहा, ये मत सोचना। देखना ऊपर वाले डायग्राम में भी यही सेम कहानी थी कि नहीं थी? राम सामान बेच रहा था किसे? श्याम को। तो राम सेलर हो गया और श्याम बायर हो गया। सिंस उधार पे बेचा था इस वजह से राम क्रेडिटर हो गया और श्याम डेटर हो गया। अब इनको लिखा पढ़ी करनी है, समझ में आई? अब लिखा पढ़ी करनी है तो श्याम ने बोला कि राम भैया आप एक बिल ड्रॉ कर लो, आप एक बिल ड्रॉ कर लो, आप उसमें मुझे ऑर्डर दे दो, मैं क्या कर लूंगा उसे? मैं क्या कर लूंगा? एक्सेप्ट। राम क्या था, चल चल मैं नहीं बना रहा बिल, तू लिख, तूने पैसे देने हैं। तो श्याम कहता ठीक है। श्याम ने कागज का टुकड़ा लिया, उसका नाम है प्रॉमिसरी नोट। अब इस आदमी ने पैसे लेने हैं या देने हैं? ये ऑर्डर देगा कि प्रॉमिस करेगा? ये प्रॉमिस करेगा कि यार मैं प्रॉमिस करता हूं 3 महीने बाद तुझे या तेरे कहने पे किसी और को इतने पैसे दे दूं। समझ में आ रही है कि नहीं? प्रॉमिस करता हूं। अच्छा, प्रॉमिस को अंडरटेकिंग भी कहते हैं, फैंसी वर्ड। क्या कहते हैं? अंडरटेकिंग। आप कभी भी ना, जब भी आप आगे जीवन में, क्योंकि अभी तो आप देखो टेक्निकली अब दाढ़ी वाड़ी तो तुम लोगों के आ गई, लेकिन बच्चे है कि नहीं, आपने कभी रियल लाइफ में ट्रांजैक्शंस करी नहीं होंगी। आपके लिए बैंक अकाउंट भी खोला होगा तो पापा ने खुलवाया होगा साथ में जाकर, खुद खोला सर, बहुत बढ़िया। तो यूजुअली जब आप कहीं पे भी अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो लास्ट में एक अंडरटेकिंग होती है, उस पर क्लिक चेक कुछ भी करना होता है, तो उसमें आपने लिखा होता है कि टू माई अंडरस्टैंडिंग ये सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, ऐसा लिखा होता है ना। तो अंडरटेकिंग इज द वर्ड। व्हाट वर्ड आर वी लुकिंग एट नाउ? अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग इज बेसिकली दैट आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। जब आप ICI का फॉर्म भरोगे या मान लो आप अपना लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो, तो उसके नीचे क्या करोगे आप? अंडरटेकिंग के टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये सारी इंफॉर्मेशन सही है। तो वैसे ही आप यहाँ पे भी अंडरटेकिंग लेंगे। तो यहाँ पे आपने अंडरटेकिंग करी है, ठीक है? डेफिनेशन लिखेंगे, चलिए साथ में। अ प्रॉमिसरी नोट is an instrument in writing
नॉट बीइंग अ बैंक नोट यानी चेक नहीं है, और करेंसी नोट भी नहीं है। बेटा आपने अभी पढ़ा करेंसी नोट पे भी तो वादा लिखा हुआ, क्या लिखा है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, लेकिन वो प्रॉमिसरी नोट नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अ प्रॉमिसरी नोट इन इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person, only to or to the order of a certain पर्सन। अब आप 1 मिनट लगाएंगे, ऊपर वाली डेफिनेशन नीचे वाली डेफिनेशन को कंपेयर करेंगे, मनी मन पढ़िए, कंपेयर कीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे भूषण करुण आप भी पढ़िए दोनों डेफिनेशन। पढ़ लिया? अच्छा चलो डिफरेंसेस पॉइंट आउट करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? अच्छा दोनों ही एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, ये सिमिलैरिटी है ना। अच्छा ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये कौन बनाता है? ड्रॉर। लेकिन जो प्रॉमिसरी नोट है, अब यहाँ ड्रॉ ही बोलेंगे ही नहीं, ये अलग इंस्ट्रूमेंट आ गया ना, इसकी पार्टीज का अलग नाम लिख देंगे। समझ में आ रही है? इनको ड्रॉ ही नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारी जो पार्टीज होंगी वो बड़ी सिंपल होंगी। इस बंदे को हम बोलेंगे मेकर, ये जो बायर और डेटर है ये कौन है? मेकर। और ये बंदा है सीधा पेई, इसे क्या बोलेंगे? पेई। इसको पैसे देने हैं ना, पेई है, डन है। पेई कोई और भी हो सकता है, क्योंकि अगर इस बंदे ने वो प्रॉमिसरी नोट एंडोर्स कर दिया किसी और को तो पेई वो हो जाएगा। समझ में आई? अच्छा एक और छोटी सी डिफरेंस है जो अगर आप देखें बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में, बेयरर इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा है और टू द बेयरर, लेकिन प्रॉमिसरी नोट पे ऐसा कुछ लिखा है? उधर तो लिखा है ना टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, यहां पे ऐसा नहीं होता है। तो नीचे इसी बात को रिकन्फर्म करेंगे नोट में और लिखेंगे प्रॉमिसरी नोट cannot be made
payable to bearer. Promissory note cannot be made payable to bearer. चलिए अब आगे बढ़ेंगे. डिफरेंस between bill of exchange and difference between bill of exchange and promissory note. ब्रैकेट में लिखें इम्पॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स. थ्योरी क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है. अब मैं आपकी बुक यहाँ खोलूँगा, बिल ऑफ एक्सचेंज. इसमें स्टार्टिंग में ही ये रहा, नहीं पेज नंबर 6.5 पे डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज है. आपको करीबन 4 या 5 याद होने चाहिए. डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं, बट 4 या 5 आप पढ़ के जाएंगे. एक बारी देख लें डिफरेंस क्या होता है. पहला डिफरेंस क्या है? ए बिल कंटेन्स एन ऑर्डर टू पे. क्योंकि इसे कौन बना रहा है? क्रेडिटर. जिसने पैसे लेने हैं वो तो ऑर्डर देगा. अच्छा, प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है? प्रॉमिस. अ प्रॉमिसरी नोट कंटेन्स ओनली अ प्रॉमिस टू पे सर्टन सम ऑफ मनी. फिर यहां पे देयर आर जनरली 3 पार्टीज, ड्रॉ, ड्रॉई, पे. लेकिन प्रॉमिसरी नोट में कौन है? सिर्फ मेकर और पे. समझ में आई? डन. फिर बिल कौन पे करता है? एक्सेप्टर. यहां बिल कौन पे करता है? मेकर. समझ आ रहा फर्क? जब बनाया ही मेकर ने है, मेकर कौन है? पैसे देने वाला, तो वो पे करेगा. अ बिल इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर, अ प्रॉमिसरी नोट इज मेड बाय डेटर. डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं भाई? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? बनाने वाला बंदा अलग है. अगर एक ट्रेड ट्रांजैक्शन हो रही है, सेल हो रही है, परचेज हो रही है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज सेल करने वाला बंदा बना रहा है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट परचेज करने वाला बंदा बना रहा है. फिर आगे देखो, द ड्रॉअर एंड पे मे बी सेम पर्सन इन केस ऑफ बिल एक्सचेंज. प्रॉमिसरी नोट मेकर एंड पे कैनॉट बी सेम, ऑब्वियसली. देखो, बिल बनाने वाला व्यक्ति और पैसे पाने वाला व्यक्ति सेम हो सकता है. क्या प्रॉमिसरी नोट बनाने वाला व्यक्ति और पैसे पाने वाला व्यक्ति सेम होगा? प्रॉमिसरी नोट बनाने वाला व्यक्ति तो पेयर है, वो तो पैसे देगा. समझ में आई? ये फालतू का डिफरेंस है, ये कोई बना भी नहीं वैसे. ठीक है. इसके अंदर ये डिफरेंस जो है ये अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे. इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज द लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल. ही बी लाइबल ओनली इन केस एक्सेप्टर डज नॉट ऑनर. ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे. यहाँ पे कह रहे हैं इन अ प्रॉमिसरी नोट लाइबिलिटी ऑफ मेकर इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट. फिर अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी एक्सेप्टेड कंडीशनली, प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड कंडीशनली. इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन. ये भी मैं समझाऊंगा आगे जाके क्या होता है नोटिस ऑफ डिसऑनर. नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. तो ये हम पढ़ लेंगे, बाकी जो बचे हुए हैं. आइए आगे बढ़ते हैं और टर्मिनोलॉजीज देखेंगे. आइए हेडिंग बनाएंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स. अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखनी.
चलो, पहली इंपॉर्टेंट टर्म, टर्म ऑफ अ बिल। व्हाट इज टर्म ऑफ अ बिल? बेटा, जितने दिन का उधार है, जितने पीरियड बाद आपने मेरे को पैसे देने हैं, वो समय को हम क्या बोलेंगे? टर्म। तो जैसे मैंने आदित्य को कहा, भैया तुम मुझे 3 महीने बाद पैसे दे देना, तो टर्म कितना है? 3 महीने। तो इट इज द टाइम, इट इज द पीरियड ऑफ टाइम, लिखो, आफ्टर विच the drawer, the drawee shall make the payment, full stop. The term of a bill of exchange may be of any duration, full stop. Usually the term does not exceed 90 days from the date of the bill. कितने दिन? मैक्सिमम यूजुअली कितना होता है? 90 डेज, 90 दिन। आपको ये समझ में आया टर्म होता क्या है? ठीक है, सबको समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अब, इसी के अंदर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने आदित्य पे बिल ड्रॉ किया, अब आदित्य को उस पर साइन करके एक्सेप्ट करना, बट आदित्य रहता है गुजरात में, मैं रहता हूँ गुड़गांव में, तो बिल इसके पास कैसे जाएगा? कुरियर से जाएगा। अच्छा, आज तारीख है 3 जून। अब मान लो 3 जून को मैंने बिल ड्रॉ किया, उसको लिफाफे में डाला और कुरियर कर दिया। 2 दिन बाद गुजरात इसके पास पहुंचा, यानी मान लो 5 जून को पहुंचा। अब 5 जून को आदित्य जी ने उस पर साइन कर दिया, डेट लिख दी। अब मेरा सवाल यह है कि ये जो 90 दिन का समय है, टर्म जो है, वो कब से शुरू होगी? जिस दिन मैंने बिल बनाया उस दिन से, या जिस दिन आदित्य जी ने हस्ताक्षर करके उसे एक्सेप्ट किया उस दिन से? तो ये डिपेंड करता है किस टाइप का बिल है। 2 टाइप के बिल होते हैं, ठीक है? जो आप कह रहे हैं कि सर साइन करने के बाद करते हैं, उसे कहते हैं बिल आफ्टर साइट। क्या बोलते हैं? बिल आफ्टर साइट। साइट किसकी? ड्रॉई की। जब वो साइट करेगा, देखेगा, एक्सेप्ट करेगा, तब से ड्रॉ हो जाएगा। और एक होता है बिल आफ्टर डेट, उसमें क्या होता है, जो टर्म है वो कब से शुरू हो जाती है? जब से मैंने बनाया। आपके एक्सेप्टेंस की डेट पे कोई लेना देना नहीं है। तो इसके अंदर नीचे एक बुलेट पॉइंट बनाएंगे, लिखेंगे व्हेन, नहीं ऐसा नहीं होता, वो ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। व्हेन अ बिल इज ड्रॉन, इनवर्टेड कॉमास में लिखेंगे आफ्टर साइट। When a bill is drawn after sight, the term of the bill
begins to run from the date of citing, that is when the bill is accepted. और होता है दूसरा when a bill is drawn, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे आफ्टर डेट ये बिल कैसे ड्रॉ हुआ है? आफ्टर डेट द टर्म of the bill begins to run from the date of drawing the bill. किस डेट से? जिस डेट से हमने बिल को ड्रॉ किया है, ठीक है ना? जब एक्सेप्ट किया वो डेट मायने नहीं रख रही। कब? व्हेन अ बिल इज ड्रॉन आफ्टर डेट। समझ में आ गई? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नंबर 2, एक्सपायरी स्लैश ड्यू डेट ऑफ अ बिल। भैया आज 3 जून है, मैंने 1 महीने का बिल ड्रॉ किया, मैंने कहा 1 महीने बाद पैसे देने हैं, तो ये 1 महीना कब खत्म होगा? 3 जुलाई। तो एक्सपायरी डेट या ड्यू डेट क्या हो गई? 3 जुलाई। व्हाट इज द एक्सपायरी डेट? द डेट ऑन विच द टर्म एंड्स। समझ में आई? जिस दिन वो टर्म खत्म हो रही है वो कौन सी डेट है? एक्सपायरी या ड्यू डेट। तो लिखेंगे द डेट on which the term of the bill terminates is called as expiry slash due date of the bill। एक्सपायरी स्लैश ड्यू डेट ऑफ द बिल। ये बात समझ में आई? तीसरा पॉइंट लिखेंगे अब, डेज ऑफ ग्रेस। ग्रेस में तो अभी आपको ग्रेस मार्क्स ही पता होंगे, वैसे मिले हैं कभी ग्रेस मार्क्स? कभी ऐसी हालत आई है कि ग्रेस मार्क्स की जरूरत है? हैं? ऐसी नहीं आनी चाहिए ना हालत बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेस मार्क्स? दया करके दे दिए, है कि नहीं? यहां पे भी सेम लॉजिक है। अब मेरी एक बात सुनिए ध्यान से। एक बिल होता है विच इज कॉल्ड पेबल ऑन डिमांड। क्या बिल होता है? मेरे साथ बोलेंगे दोबारा, पेबल ऑन डिमांड। अब मान लो कि मैंने आदित्य से कहा कि भैया तूने मेरे पैसे देने। आदित्य कह रहे हैं हाँ सर देने। मैंने कहा मैं बिल ड्रॉ करूंगा। आदित्य कहता है सर 3 महीने बाद का कर दो, मैं 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, 3 महीने बाद लिख के दे कि जब भी मैं आऊंगा पैसे देगा। मतलब मैं लिखूंगा कि मैं जब भी आऊंगा आदित्य मुझे पैसा दे देगा, कोई टाइम लिमिट नहीं। इस बिल को क्या कहते हैं? पेबल ऑन डिमांड। पहले तो ये समझो बिल पेबल ऑन डिमांड क्या होता है, समझ में आया?
इट इज जस्ट लाइक अ चेक। टेक्निकली सोचें तो आदित्य अगर आज मुझे चेक लिख के दे देता है तो मैं कल बैंक में जाऊं ये पैसे देगा, 10 दिन बाद जाऊं तब भी पैसे देगा, 1 महीने बाद जाऊं तब भी पैसे देगा, 2 महीने बाद जाऊं तब भी पैसे देगा। वैसे ही बिल पेबल ऑन डिमांड हो गया। व्हाट इज अ बिल पेबल ऑन डिमांड? जिसकी कोई टर्म नहीं है, जब ड्रॉर जाएगा ड्रॉई को पैसे देने पड़ेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले सब लोग ये बताएंगे बिल पेमेंट ऑन डिमांड क्लियर है। अब एक बात सुनिए, इसको छोड़ के बाकी सभी प्रकार के बिल्स के ड्यू डेट में 3 दिन का ग्रेस मिलता है। कितने दिन का? 3 दिन का ग्रेस मिलता ही मिलता है। तो अगर मैं आज कह रहा हूं कि 3 जून है और 1 महीने का टर्म है, तो मेरे पैसे मुझे 3 जुलाई को मिलने चाहिए। तो 3 जुलाई को मैं नहीं मांग सकता, मुझे क्या देना पड़ेगा? 3 डेज ग्रेस। समझ में आई? तो यानी मैं 6 तारीख को पैसे मांग सकता हूं, 6 जुलाई को। इज दैट ओके? ग्रेस समझ में आया? ग्रेस सिर्फ एक सिचुएशन में नहीं लगता। कौन सी सिचुएशन में? व्हेन द बिल इज पेबल ऑन डिमांड। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने सबसे पहले एक्सेप्शन पढ़ा दिया आपको, है ना? लिखें जरा, लिखेंगे एवरी इंस्ट्रूमेंट पेबल otherwise than on demand is entitled to 3 days of grace. Is entitled to how many days of grace? 3 days। लेकिन एक बिल है, कौन सा, जिसको ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा? बिल पेबल ऑन डिमांड। याद रहेगा? मैं आपको बिल पेमेंट ऑन डिमांड अलग से डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, वो हमारे चैप्टर के लिए, पेपर के लिए ज़रूरी नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेस डेज जो हैं वो सिर्फ एक तरह के बिल पे नहीं लगते हैं, बिल पेबल ऑन डिमांड। ये किसकी तरह होता है? चेक की तरह। समझ में आई? अच्छा, अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अ बिल। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं। डेट ऑफ मैच्योरिटी इज इक्वल्स टू एक्सपायरी स्लैश ड्यू डेट ऑफ अ बिल प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। कुछ समझ में आया कि डेट ऑफ मैच्योरिटी और एक्सपायरी ड्यू डेट में क्या फर्क होता है? 3 दिन का। समझ में आई? पहली कौन सी डेट आ रही है? एक्सपायरी डेट या ड्यू डेट। 3 दिन ऐड करोगे तो कौन सी डेट आ जाएगी? बस ये ध्यान रखना है, ठीक है? पेपर में आपसे हमेशा मैच्योरिटी डेट पूछी जाएगी, यानी आपने 3 दिन जोड़कर ही बताना है। समझ में आ रही है कि नहीं? आगे बढ़े। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हेडिंग, हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ अ बिल। How to calculate due date of a bill। ठीक है जी, पेज को 2 कॉलम्स के लिए बांट लेंगे। पहले कॉलम की हेडिंग बनाएंगे केस,
दूसरे कॉलम की हेडिंग बनाएंगे ड्यू डेट। ठीक है, अब केस और ड्यू डेट। अच्छा अभी तक एक बार बताओ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगी? समझ में आ रहा है सबको? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा कि अब बस सर से ऊपर जा रहा है? क्योंकि अगर लग रहा होगा तो मैं दो थोड़ी डांट सुनाऊंगा फिर अच्छी सी, फिर क्योंकि क्लास में तो अभी बहुत टाइम है, पढ़ेंगे तो हम हैं ही, ऑप्शन कोई है नहीं। ठीक है, चलिए केस नंबर 1, when the bill is made payable at a stated number of month, एस जो है ना मंथ्स का वो ब्रैकेट में लिखेंगे, दैट मीन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। मंथ्स आफ्टर डेट, इसका मतलब क्या है? इसमें मंथ्स को अंडरलाइन करेंगे, यानी जो टर्म ऑफ द बिल है वो हमें किस भाषा में दी होगी? महीनों में दी होगी, कि भैया 3 महीने, 2 महीना, 1 महीना। तो ऐसे हमें कैसे निकालनी है ड्यू डेट? ठीक है, अच्छा इधर एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, एक छोटू कॉलम बनाते हैं डेट ऑफ बिल, फिर एक छोटू कॉलम बनाते हैं टर्म और मैच्योरिटी। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से सब लोग। मान लीजिए मैंने बिल ड्रॉ किया है 30 जून को। कितने जून को? 30 जून को। और यहां पे जो टर्म है वो 3 मंथ्स है। तो अब मैच्योरिटी की डेट कैसे निकाली जाएगी? एक बारी को सुनना मेरी बात, पता क्या बाद में बहुत आसान लगता है, स्टार्टिंग में एक बार तो बताना पड़ेगा ना। हम क्या करेंगे, अगर हमें मंथ्स में दे रखा है, हम ये जो नंबर ऑफ मंथ्स है वो इसमें सीधा ऐड कर देंगे। तो जून कौन सा महीना होता है? छठा। 3 ऐड किया, कितना आ गया? 9th मंथ कौन सा होता है? सितंबर। फिर उस महीने में सेम डेट ढूंढ लेंगे। कौन सी डेट? सेम डेट, यानी कौन सी डेट होगी? 30th सितंबर। ये हो गई हमारी ड्यू डेट। बट हमें क्या लिखना है? मैच्योरिटी कैसे आती है? 3 दिन ऐड करके, यानी अब 30th सितंबर के बाद 3 दिन ऐड करोगे तो 3rd अक्टूबर आ जाएगा। समझ में आया? तो यानी मेरी जो ड्यू डेट निकल के आई वो क्या निकल के आई? मैच्योरिटी डेट, सॉरी, 3rd अक्टूबर। समझ में आ रही है? एक बार इसे लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़े आगे। अच्छा अब बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं यही एग्जाम्पल बदल दूं, ठीक है, और मैं यहाँ 31 दिसंबर करूं और टर्म में लिख दूं 2 महीने, तो सेम लॉजिक लगाते हैं, इसमें 2 महीने ऐड करने। तो क्या करूं? 12 + 2 14। 14 महीना कौन सा होता है? 14th मंथ कौन सा होता है? 14 होगा या 2 हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी फरवरी है कि नहीं? अच्छा फरवरी में सिर्फ सेम डेट ढूंढते हैं। फरवरी में सेम डेट है क्या? फरवरी में 31 होती है तुम्हारे यहां? हमारे यहां भी नहीं होती। तो फिर कौन सी लास्ट डेट होती है? 28th। तो ठीक है, फिर 28 फेब मेरी ड्यू डेट। कौन सी ड्यू डेट है? 28 फेब। अब उसमें 3 दिन ग्रेस ऐड करो, तो क्या हो जाएगा? 3rd मार्च। ये मेरी बात समझ में आई? तो अगर आपको उस महीने में वो कॉरेस्पॉन्डिंग डेट नहीं मिल रही तो हम उस महीने की आखिरी डेट ले लेंगे।
बेटा एक बात बताओ, एक महीने में कोई डेट है लेकिन दूसरे महीने में नहीं है, ये कौन से वाले नंबर्स हैं? कौन सी डेट है वो किसी महीने में नहीं होती? 31, फरवरी में 30th, और 4 साल में एक बार 29, है ना? और तो कुछ नहीं है। यानी ये जो मिसिंग नंबर्स हैं ये लास्ट के फिगर्स में से ही है। अब ये तो नहीं है ना कि सर हमारे गांव में फरवरी में 14 तारीख नहीं होती, हम नहीं मनाते वैलेंटाइन, हैं? ऐसा तो नहीं है ना भाई। तो इसलिए अगर आप जिस महीने में आपका टर्म जा रहा है उस महीने में वो कॉरेस्पॉन्डिंग डेट नहीं है, तो क्या करेंगे? उस महीने की आखिरी डेट ले लेंगे। लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं? डन है? पक्का? क्या कहते हो सर? नितिन, नितिन समझ में आ गया? एक और एग्जांपल उठाते हैं, ये आप सॉल्व करोगे, ठीक है? 30 जून है लेकिन अब 2 महीने हैं। हाँ जी, चलिए आंसर आएगा 2 सितंबर। ऑनलाइन वाले बच्चों में से एक नालायक ने 2 अगस्त लिख दिया था, फिर बाद में 2 सितंबर कर दिया है। तो 2 सितंबर कैसे आया समझ में आ गया? 3 दिन ऐड करें ना। तो चलो अब ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं इसके साथ साथ थ्योरी भी लिख लें, फिर क्या करना है, क्योंकि कभी बाद में पढ़ना पड़े तो फिर। ठीक है, तो लिखेंगे द टर्म ऑफ द बिल shall expire on the day of the month of maturity which corresponds with the day on which the bill is dated. If the month in which period terminates has no corresponding day, the period shall be deemed to expire on the last day of such a month। ये लिख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट डे ऑफ सच अ मंथ।
डन। आगे बढ़ें, सेकंड पॉइंट बनाएंगे अब। when the bill is made payable at a stated number of days after date, at the stated number of days after. What is the difference between the first point and the second point? वहाँ पे जो टर्म है वो मंथ्स में दे रखी है, यहाँ पे डेज में. So this will actually create a difference. इसमें लिखेंगे that date which comes after adding stated number of days to the date of a bill shall be the due date. ये बात समझ में आ रही है? बस दिन ऐड करने, तो इसके एग्जाम्पल लिखते हैं. डेट ऑफ बिल, टर्म, मैच्योरिटी. एग्जाम्पल ऊपर वाला ही लिखेंगे. पहला क्या था ऊपर वाला एग्जाम्पल? 30 जून था, 3 महीने था. तो डेट ऑफ बिल यहाँ पे लिख दिया 30th जून, और 3 महीने की जगह क्या लिख दिया? 90 डेज. अच्छा, एक साइड पे नोट लिखना है. वंस यू आर डन विद दिस एग्जाम्पल, नो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है? ये लिखना यहाँ पे है कहीं. अरे रहने दो यार, तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम वैसे ही मंद बुद्धि हो. ये एग्जाम्पल लिखने के बाद लिखना ये नोट, the date of bill is excluded. उसे नहीं काउंट करते 90 में. समझ में आई? तो अगर आज की डेट है बिल की, तो 90 दिन कब से शुरू होंगे? कल से. समझ में आई? अच्छा, 30 जून को बिल बनाया, 90 दिन का टाइम है. मैच्योरिटी डेट आप लगाओ हिसाब अपने आप, तुक्के मारो, जो मर्जी करो, 1 मिनट का टाइम है, आप लगाओ. गलतियां करो, तुक्के मारो. देखते हैं, मैंने भी हिसाब नहीं लगाया बेटा. करें आगे. अच्छा देखो, अब देखो ज़रा, 30 जून है ना, इसमें मुझे ऐड करना है. जून का महीना तो ख़त्म हो गया, तो जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, तो 90 में से 31 और 31 62 गए, तो 28 बच गए. तो 28 दिन कौन से महीने के? सितंबर. अब सितंबर कितने दिन का महीना होता है? 30. तो मैं सितंबर में 3 ऐड करूँगा तो 31 नहीं आएगा, 30 आएगा. तो यानी मेरी जो मैच्योरिटी है वो 1 अक्टूबर की आएगी.
किसी का ये जवाब आया था? आपका समझ आया? अब क्या किया, अगली बार निकालोगे जवाब? आ गया था? ऑनलाइन देखो, मैं कोई जवाब दिया था भूषण जी ने? नहीं, इस बार भूषण ने जवाब ही नहीं दिया। भूषण, करुण, तू भी जवाब नहीं दे रहा, नालायक। चलो नेक्स्ट, इधर देखो, हमने ऊपर सेकंड एग्जाम्पल क्या लिया था? 31 दिसंबर और 2 मंथ्स। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? 31 दिसंबर और 60 डेज। अच्छा, इससे पहले ज़रा पहले वाला एग्जाम्पल देखो, हमने अभी 30 जून पे 90 डेज लिया तो ड्यू डेट आई 1 अक्टूबर। लेकिन यहीं ऊपर अगर हमने 30 जून पे 3 मंथ्स लिया था तो ड्यू डेट क्या आई थी? 3 अक्टूबर। यानी मंथ और डेज में फर्क आएगा डेट का। इज दैट ओके? अच्छा चलिए, अब आप फिर से हिसाब लगाइए इस बार करुण जी और भूषण जी जवाब देंगे। थर्टी फर्स्ट दिसंबर है और 60 डेज है, तो 31 प्लस 28 सॉरी, तो 59 हो गया। तो 1 मार्च में 3, हाँ जी सही जवाब है 4 मार्च। इज दैट क्लियर? डन है। अच्छा, अब तीसरा एग्जाम्पल लेंगे। ये था 30 जून में 2 महीने, यानी 30 जून में 60 डेज। निकालो 30 जून में 60 डेज। बिल्कुल सही, 1 सितंबर। देख रहे हो आंसर अलग आ रहे हैं ऊपर और नीचे के। वहाँ मेरा 2 सितंबर आया था, यहाँ 1 सितंबर है। अलग है कि नहीं? चल अब लाइन ड्रॉ करेंगे, तीसरे मुद्दे पे आएंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल, डेट ऑफ बिल, टर्म और मैच्योरिटी। समझ में आए? और यहां पे आप 12 जुलाई, नहीं जून ले लें, 12 जून ड्यू डेट है। 2 महीने का आपका टाइम पीरियड है। जवाब आप निकाल तो लें लेकिन लिखें ना, जवाब लिखना नहीं है, बस निकाल लेना है। 2 महीने का, तो मैच्योरिटी कितनी आएगी? 15 अगस्त आ गया सबका आंसर। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। क्या आपको याद है 15 अगस्त के दिन क्या होता है? इट्स अ नेशनल हॉलीडे। व्हाई? बिकॉज इट्स द इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, क्या लगता है भारतीयों को, एटलीस्ट भारत में रहने वालों को, भारत में व्यापार करने वालों को ये पता होगा कि 15 अगस्त नेशनल हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे? कि ऐसा हो सकता है कि ये जनरल नॉलेज नहीं है? ये तो सबको ही पता है। ये तो मेरे ख्याल से छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को भी पता है कि उनकी छुट्टी होनी है ना? तो हम मैच्योरिटी छुट्टी वाले दिन कैसे डाल सकते हैं? छुट्टी वाले दिन मुझे पैसे कौन देने आएगा? इसीलिए अगर पब्लिक हॉलीडे है तो हमारी मैच्योरिटी डेट उस दिन की नहीं हो सकती, हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, पब्लिक हॉलीडे सबको पता कब होता है, इसलिए हम एक दिन पहले मैच्योरिटी रख लेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं? तो यानी इस सिनेरियो में 14 अगस्त, इसलिए मैंने लिखने से मना किया था। अब टेक्निकली तो आप सोचो 15 अगस्त, तो यहाँ पे आप ऐसे डाल के, एरो डाल के लिख दो, बिकॉज
15th August is a public holiday. समझ में आई? क्लियर है? अब जरा केस लिखते हैं. When the date of maturity is a public holiday, तो इसके नीचे लिखेंगे the preceding business day will be the date of maturity. समझ में आए? अब नीचे इसमें नोट लिखना है. Remember छब्बीस जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर as public holidays, full stop. Other holiday dates and Sundays will be given in question. इसका मतलब क्या हुआ? इस नोट का मतलब क्या है? इस नोट का मतलब है आपको खुद से 3 तारीख याद रखनी है. कौन सी? 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर. मतलब इसके बारे में आपको कोई बताएगा नहीं पेपर में कि 15 अगस्त को पता है इंडिपेंडेंस डे होता है. नहीं बताएंगे. लेकिन एक बार बताओ, क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि इस साल में कितने भी संडेज आ रहे हो वो किस डेट को आ रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए? संडे भी तो पब्लिक हॉलीडे होता है. अगर आपकी मैच्योरिटी डेट संडे को पड़ रही है तो एक दिन पहले की डेट लेंगे मैच्योरिटी की. लेकिन सर मुझे संडे कौन बताएगा? क्वेश्चन में बताया जाएगा. हैं? समझ में आ रही है? उसके अलावा कोई दिन, कोई त्योहार हमें ध्यान ही नहीं देना. एक बार एक क्वेश्चन में मैच्योरिटी डेट 25 दिसंबर निकल के आ रही थी. बच्चा मेरा दिमाग खा गया, कह रहा सर इस दिन क्रिसमस होती है. ये तो सबको पता है सर, इसको क्यों ड्यू डेट कर लिया? तो मैंने कहा बेटा फिर एक धर्म की बात क्यों सुननी है? फिर ईद की भी छुट्टी होगी, याद कर. और मैं तो सरदार हूं, मेरे तो कितने गुरुओं के बर्थडे, शहीदी दिवस, कितनी होती हैं चीज़ें. गुरु नानक देव जी का बर्थडे भी याद कर चल. अब कितना याद करोगे यार? दैट इज वाई हम स्टूडेंट से सिर्फ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 3 डेट्स याद करना. कभी कभार ना ये नल्ले और क्या करते हैं, बैंक हॉलीडे होते हैं साल में 2, पता है? 30 सितंबर और 31 मार्च, 6 मंथ एंड. अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पहला फाइनेंशियल ईयर का 6 महीना कब खत्म हो रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो 30 सितंबर भी बैंक हॉलीडे होता है और 31 मार्च भी बैंक हॉलीडे होता है. कभी कभार ये बैंक हॉलीडे का भी लफड़ा कर देते हैं. बाकी अदरवाइज कोई छुट्टी नहीं आपने माननी जब तक वो क्वेश्चन में ना दी गई हो. तो अगर आपकी मैच्योरिटी डेट 25 दिसंबर को आएगी तो आप उसे 25 दिसंबर ही रहने देंगे. समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? आगे बढ़े. इसमें अब 4th पॉइंट लिखना है. कोविड याद है किसी को? कैसा गया था आपका कोविड का टाइम? कौन सी क्लास में थे? 8th. सारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही होंगी, फिर पढ़ तो रहे नहीं होगे? नहीं ना? किस किस को मजा आया कोविड में, लॉकडाउन में घर पे? कोई ऐसा है? तुम्हें मजा आया? बढ़िया है ना, घर पे सब है, होते हैं, आराम से बैठो, सुबह उठना नहीं, लेट उठो, खाओ पियो, ऐश करो.
मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ कोविड में। मैं उस समय अपने घर में रहता था, 3 मंजिला मकान, 3 स्टोरीज, 3 स्टोरीज भी नहीं, एक्चुअली 4 स्टोरीज, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ग्राउंड मेरा रेंटेड था, फर्स्ट और सेकंड पे मैं और मेरी माता श्री रहती थी, और थर्ड पे कुलदीप भैया, यही आप जानते ही होंगे, अपनी फैमिली के साथ। कोविड के आने से 1 हफ्ता पहले मेरी माता की बेंगलोर मेरे बड़े भाई के पास, कुलदीप अपने गांव, इसके बीवी बच्चे अपने मम्मी के नानी के यहाँ, नीचे वाला किराएदार भी अपने घर गया हुआ है। और मोदी जी ने रात को 8 बजे आके कहा कि भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, कल से लॉकडाउन, गेट से बाहर नहीं निकलना तुमने अपने। मैं 3 मंजिला मकान में अकेली जान, सोचो मेरा क्या हुआ होगा। अकेले तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अगर अकेले होते घर में तो जी पाते? खाना किसने बनाना? तुम्हें। सफाई, कपड़े धोने तुम्हें, मेड भी नहीं आ सकती। बुरे हाल भाई। और काम पे जाने का क्या सीन है, अब मेरे को क्लासेस रिकॉर्ड करनी होती थी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो उस टाइम दे नहीं रहे थे हम, तो उस टाइम पे क्लासेस रिकॉर्ड करो, दिन और रात का पता ही नहीं चल रहा। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। क्या कोविड के दौरान एकदम से ही छुट्टियां कर दी गई थी कि नहीं? क्या ये प्लान्ड था या अनफोर्सीन था? अनफोर्सीन, इमरजेंसी। अब मान लो आपकी जो मैच्योरिटी डेट है उस दिन एकदम से हॉलीडे पड़ गया, पहले से नहीं पता था, एकदम से पड़ गया। अब मान लो 3 दिन बाद मैच्योरिटी डेट आ रही है, और कल सुबह हम उठते हैं, देखते हैं कि इलेक्शन में हुई हार की वजह से राहुल गांधी जी ने आत्महत्या कर ली है, और मोदी जी रात को फिर 8 बजे आ रहे हैं। अरे और दोस्तों, आज सुबह खबर सुनी, बड़ा दुख हुआ। एक काम करते हैं, चलो उनकी पावन पवित्र आत्मा की याद में कल नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है। हम इसे पप्पू दिवस नहीं, राहुल गांधी दिवस कहेंगे, ठीक है? अब ये जो एकदम से छुट्टी आ गई, फिर इसमें हमें डेट हटानी पड़ेगी। अच्छा, हम जब छुट्टी आती थी डेट पहले कर देते थे, क्योंकि वो डेट हमें पता होती थी। ये हमें पता थी या एकदम से आ गई, तो हम डेट आगे कर देंगे। बात समझ में आई? तो हम 4th पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे व्हेन द डेट ऑफ मैच्योरिटी is an emergency / unforeseen हॉलीडे। तो इसमें क्या लिखेंगे? द नेक्स्ट फॉलोइंग डे will be the date of maturity। और ये जो नेक्स्ट फॉलोइंग डे है ना, इसके आगे ब्रैकेट में ऐसे करके लिख लो वर्किंग। ऑब्वियसली वर्किंग डे होना चाहिए। समझ में आई? अगर मान लो तुम्हारी ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट थी सैटरडे की, और सैटरडे को अनफोर्सीन हॉलीडे आ गया, तो फिर आप नेक्स्ट वर्किंग डे देखेंगे, आप संडे नहीं देखेंगे। फिर समझ में आ रही है? आप संडे के आगे जाएंगे फिर। इज दैट क्लियर? डन। अब एक बच्चा मेरे को कहता है, सर मान लो मेरी मैच्योरिटी डेट पहुंच रही है 15 अगस्त। क्या पहुंच रही है? 15 अगस्त। तो मैं कहां जाऊंगा? एक दिन पीछे। बट मान लो 14 अगस्त को राहुल गांधी ने आत्महत्या कर ली, तो सर मैं एक आगे जाऊंगा, फिर 15 को वापस आऊंगा, फिर आगे जाऊंगा, फिर 15 को वापस। मैं तो फंस गया। अरे नालायक, अगर 15 को पीछे जा रहे थे और वहां इमरजेंसी हॉलीडे है, तो अब आगे आप 16 पे टापोगे। नेक्स्ट वर्किंग डे देखो। समझ में आई? ये कोई लूप में नहीं फंसना है।
16 को संडे पड़, अभी तो बताया था कि अच्छा 16 को भी संडे है तो फिर वो वर्किंग डे थोड़ी है, 17। ठीक है, देखो उसने कितनी गंदी नजरों से देखा तेरी तरफ के, ऐसा सवाल पूछ रहा, तुझे 2 सेकंड में जज कर लिया इसने। चलो क्लियर है यहां तक सारी बात, डन है। आओ एक दो सवाल करेंगे। ये आपकी बुक निकाल दी मैंने, अब इसके बिल्कुल एंड में चल रहे हैं। एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑल्दो आपके पेपर में एमसीक्यूज नहीं आते हैं अकाउंट्स में, लेकिन फिर भी गुड फॉर प्रैक्टिसिंग। तो लास्ट में पेज नंबर निकलेगा अपना 6.30, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू। अपने आप पढ़िए और सॉल्व करिए। अगर 1 जनवरी 2022 को ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर 1,20,000 फॉर 3 months, मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल विल बी, अब देखो अगर 1 जनवरी है और 3 महीने हैं तो जनवरी में 3 ऐड करो, अप्रैल आ गया, फिर उसमें कॉरस्पॉन्डिंग डेट ढूंढो। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल आंसर है कि 3 दिन ऐड करने हैं, तो 3 दिन ऐड करने हैं, तो क्या आंसर है 4 अप्रैल। अब पता है ये आपको पागल बनाने के लिए ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट दोनों ऑप्शन में रखेंगे। एक बात बताओ, 1 अप्रैल ऑप्शन में था कि नहीं था ना? तो कोई बच्चा जो ग्रेस भूल चुका होगा वो एकदम से हिसाब लगाएगा 1 अप्रैल, ओ मेरा आंसर ऑप्शन में है, ये आंसर सही है, ऐसा थोड़ी होगा। ध्यान देना ना। चलो सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इसमें 19 जुलाई को पब्लिक हॉलीडे बता रखा है, ऐसे क्वेश्चन में बताया होगा आपको, पढ़ो जरा। ऑन 16th June P draws a bill on Q for 1,25,000 फॉर 30 days। देखो 16 जून को ड्रॉ किए, अब इसमें 30 दिन जोड़ने, 16 लेना है कि नहीं लेना है? डेट ऑफ द बिल इज एक्सक्लूडेड, तो जून में कितने दिन होते हैं? 30, 30 में से 16 हटा दिए, कितने बचे? 14, तो 14 दिन कंप्लीट हो गए मेरे जून महीने में। बाकी बचे 16 दिन, वो कब कंप्लीट हो जाएंगे? जुलाई महीने में। 16 जुलाई में 3 दिन ग्रेस ऐड करोगे तो 19 जुलाई आएगा, पर 19 जुलाई एक पब्लिक हॉलीडे है, इसीलिए हम 1 तारीख पीछे जाएंगे या आगे? पीछे माने 18 जुलाई मेरा आंसर है। इज दैट ओके? थर्ड क्वेश्चन करिएगा अपने आप चुपचाप मन में। थर्ड कर रहे हो ना? PQ draws a bill on XY for 1,30,000 on 1st January 2022. XY accepts the same on 4th January 2022 for a period of 3 months after date. What will be the maturity date of the bill? बच्चों जब ना बताया जाए तो बिल हमेशा आफ्टर साइट होता है। कौन सा डेट होता है? आफ्टर साइट। ये चाहे आप जहां आपने बिल आफ्टर साइट और बिल आफ्टर डेट वाली बात लिखी थी ना, वो पेज निकालो, उसके सबसे ऊपर जो मार्जिन से भी ऊपर जगह है वहां पे नोट लिख दो, इफ नथिंग इज मेंशन वी विल अज्यूम द बिल टू बी आफ्टर साइट। लिखोगे नोट, इफ नथिंग इज मेंशन वी विल अज्यूम द बिल टू बी आफ्टर साइट। ठीक है जी, अब तो हो गया। अगर आफ्टर साइट है तो
7 अप्रैल। देखो आफ्टर डेट तभी होगा जब बताया हुआ है कि आफ्टर डेट है। कॉमन सेंस भी यही कहती है ना, मैंने बिल ड्रॉ किया है तो उस बंदे को पता भी तो होना चाहिए जिस पे ड्रॉ किया है। वो तो वही तो कह रहा था सर, ऐसा भी हो सकता है आप बिल ड्रॉ कर दो मुझे बताओ ही ना, है ना। तो बिल यूजुअली कौन से होते हैं? आफ्टर साइट। इज दैट ओके? चलें, अब बस मैं एक लास्ट डिस्कशन करना चाहूंगा फिर हम क्लास ओवर कर देंगे, ठीक है। अब वो लास्ट डिस्कशन क्या, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमने राम और श्याम की बातें तो खूब कर ली। राम कौन था? सेलर। सेलर कौन होता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या करता है? बिल ड्रॉ करता है। कौन बन जाता है? ड्रॉर, है ना। अच्छा, अब हमने एक छोटी सी हेडिंग बनानी है, ऑप्शंस अवेलेबल टू द ड्रॉर आफ्टर द बिल is accepted. Options available to the drawer after the bill is accepted. मैंने, मान लो मैंने बिल ड्रॉ किया, आप मेरे ड्रॉई हो, आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपने वो बिल मुझे वापस लौटा दिया। अब मैं क्या करूं? ये सवाल है। पहला जवाब इसका बड़ा सिंपल है, सर क्या करना है? चुपचाप बैठ के इंतजार करो टर्म खत्म होने का। जब टर्म खत्म होगा, ग्रेस डेज के बाद बंदा पैसे दे देगा। तो पहला ऑप्शन है मेरे पास, वेट टिल मैच्योरिटी। समझ में आया? वेट टिल मैच्योरिटी, डन। दूसरा ऑप्शन क्या है? बड़े ध्यान से मेरी बात सुने। अब मान लीजिए कि मैंने, आद्या नाम है आपका, आद्या पे बिल ड्रॉ करिए। आद्या ने मेरे पैसे देने थे 10,000 रुपए। मैंने कहा ठीक है 3 महीने बाद पैसे दे दे, और साइन कर दिए। अब मैं इससे 3 महीने से पहले पैसे मांग सकता हूं? नहीं ना, साइन हो चुके हैं। पैसे कब देने इसने मेरे को? 3 महीने बाद। अब मान लो मुझे कोई इमरजेंसी आ गई, मेरे को बहुत जरूरी पैसे चाहिए, मेरे को पैसे मिलने भी हैं आद्या से, लेकिन मेरे को पैसे अभी चाहिए। आद्या ने कब का बिल साइन किया? 3 महीने बाद का। मैं तो फंसा हुआ हूं ना यार। क्या मैं आद्या के पास जा सकता हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जा सकता। तो मैं क्या करूंगा? मैं बैंक के पास जाऊंगा, ठीक है। मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक का काम ही क्या है? लोन देना ना। तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा बैंक बैंक मुझे पैसे चाहिए। बैंक कहता है ऐसे लोन नहीं देते हम, कोई सिक्योरिटी लेके आओ, कुछ गिरवी रखो। तो मैंने कहा सुनो, मुझे ना आद्या नाम के व्यक्ति से 10,000 रुपये मिलने हैं 3 महीने बाद, मुझे रुपए भी इतने ही चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप ये बिल रखिए, 3 महीने बाद आद्या से जाके 10,000 रुपये ले लेना। आज मुझे कुछ छोटा मोटा इंटरेस्ट काट के 3 महीने का पैसे दे दो। समझ में आई? बैंक मान लो मुझसे 200 रुपये काट लेता है और 9,800 मेरे हाथ में पकड़ा देता है। मेरी जो अर्जेंट नीड थी पूरी हो गई। अब क्या मैं आद्या से पैसे मांगूंगा या बैंक आद्या से पैसे मांगेगा? बैंक आद्या से पैसे मांगेगा। आद्या को क्या फर्क पड़ता है, पैसे लेने मैं आऊं या बैंक, इसने तो 10,000 देने ही। इस प्रक्रिया को कहते हैं गेटिंग द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। ये जो होता है इसे बिल डिस्काउंटिंग बोलते हैं। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन है गेटिंग द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। समझ में आई? अच्छा, मान लो वो जो मुझे ज़रूरत आन पड़ी थी पैसों की, वो ये ज़रूरत आन पड़ी थी कि मेरी क्रेडिटर प्राची मुझ पे प्रेशर बना रही थी पैसे देने का। तो मैं बैंक के पास गया,
खर्चा किया, मेरे को 200 रुपये का तो खर्चा हुआ था ना, डिस्काउंटिंग चार्जेस, वो खर्चा हुआ। अब मैं वो खर्चा करने के बजाय अगर प्राची को सीधे ही वो बिल दे दूं, तो मैं पहले बैंक के पास जाऊंगा, फिर वहां से पैसा लाऊंगा, फिर प्राची को दूंगा, उसमें मेरा नुकसान भी होगा 200 रुपये का। एक काम करते हैं ना प्राची, ये बिल आप ले लो और आप 3 महीने बाद जाके आद्या से पैसे ले लेना। तो इसे कहते हैं एंडोर्स द बिल टू अ क्रेडिटर। एंडोर्स द बिल टू अ क्रेडिटर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब चौथा ऑप्शन है लास्ट, बस ये डिस्कस करके क्लास ओवर। आपको मैं अपने बारे में एक बात बताऊं, मैं बहुत इंटेलिजेंट, थोड़ा शो ऑफ भी करता हूं, पता चल ही रहा होगा, लेकिन मुझ में एक बहुत बड़ी कमी है, मैं चीज़ें भूल जाता हूं, चीज़ें स्पेशली डेट्स। पिछले साल में अपनी सगी बीवी का बर्थडे भूल गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक गर्लफ्रेंड है, उसे सगी थोड़ी बोल सकता हूँ, वो कज़न बीवी, ठीक है, एक घर वाली एक बाहर वाली, होता ही है बेटा, क्या दिक्कत। अच्छा चलो, ऐसी बातें नहीं करते, ठीक। तो मेरे को डेट्स याद नहीं रहती, मेरा वाईफाई का बिल कभी टाइम पे नहीं होता, हर बार लेट फी, हर बार लेट फी। बहुत साल पहले की बात है, मोबाइल भी मेरा पोस्ट पेड, सब में लेट फी लग रही है मेरी। मैं ऐसा नहीं है मैं गरीब हूँ बेटा, मेरे पे पैसा है, मुझे याद नहीं रहता पे करना। तो मेरे पास एक बार एयरटेल वालों का फ़ोन आया, वो कह रहे सर आपका बिल हमेशा लेट होता है और आप हमेशा लेट फी पे करते हैं, आप डायरेक्ट डेबिट क्यों ना करवा लें अपने बैंक से। मैंने कहा ये योग्य हो गए। वो कह रहे हैं सर आप हमें एक परमिशन दे दो और अपने बैंक वालों को बता दो, हम हर महीने आपका बिल डायरेक्टली आपके बैंक से ले लिया करेंगे। मैंने कहा है ऐसा भी होता है? वो कह रहे हैं हाँ होता है, ये बैंक की सर्विसेज होती हैं। मैंने कहा ठीक है, वो दिन है, आज का दिन है, मेरी कोई लेट फी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि मेरे को डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो पैसा देने के लिए बैंक मेरी मदद कर रहा है, क्या पैसा पाने के लिए भी बैंक मेरी ऐसी मदद कर सकता है? बिल्कुल। मैं बैंक को अपने बिहाफ पे कहीं पैसा कलेक्ट करने के लिए भी भेज सकता हूं। तो अगर मैं एक बड़ा आदमी हूं और भुलक्कड़ आदमी हूं और मेरे पास कई सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आते हैं, कई सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आते हैं, तो मैं अपने मैच्योरिटी डेट पे तो भूल जाता हूँ कि भैया मेरे को जाना है पैसे लेने। तो मैंने ये जिम्मेदारी किसको सौंप दी? बैंक को। मैंने बैंक को बिल भेज दिया, सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। समझ में आई? अच्छा, क्या मुझे आज पैसे मिल रहे हैं? नहीं, पैसे तो मुझे मैच्योरिटी पे ही मिलेंगे। बस मैंने बिल अपने पास ना रख के बैंक को भेज दिया। क्या ये बात समझ में आई? ये नेक्स्ट क्लास में दोबारा रिपीट करेंगे। जितना हमने आज पढ़ाई करी है रीड करके आइएगा, होमवर्क आपका यही है। अगली क्लास में मिलेंगे। शुक्रिया।